अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन पर तकनीकी सलाह, मटर की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण, आम के नए और 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले फल वृक्षों में आवश्यक प्रबंधन, गेहूं जिसकी खेती अपने प्रदेश में अधिक एरिया में की जाती है और ये फसल बुआई के समयानुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। तो किसान भाइयों, फसल में खरपतवार प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन के अलावा उचित समय पर सही तरीके से सिंचाई भी बेहद महत्व रखती है और इसीलिए आपको गेहूं की फसल में सिंचाई कब और कैसे करनी है, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर धीर सिंह से। किसान भाइयों, जो आपने गेहूं है, ये दो प्रकार का गेहूं इस समय खेत में खड़ा हुआ है। एक तो आपने जो बहुत समय से लगा दिया होगा, 15 नवंबर के आसपास इसको लगा देते हैं, और एक दूसरा गेहूं होता है जो आपको थोड़ा लेट लगाते हैं, 15 दिसंबर से लेकर के और 25 दिसंबर तक लगाते हैं। कुछ लोग तो उसको समय के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार 30 दिसंबर तक भी लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो गेहूँ की फसल है प्रभावित तो होती है और उसमें आप खाद पानी भी पूरा लगाते हैं। गेहूं फसल की अच्छी वृद्धि और विकास में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई अज्ञानतावश या फिर लापरवाही के कारण फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर समय से सिंचाई नहीं करते हैं, जिसके कारण गेहूं के पौधों में कल्लों की संख्या तो कम आती ही है, साथ ही उत्पादन में भी कमी आ जाती है। अगर आपने समय से गेहूं लगा रखा है तो उसको 20-21 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है, इसको क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन क्या है कि इसमें क्या है कि जहाँ से बीज आपका पौधा बनाता है वहीं उसके जॉइंट पर से टिलरिंग आपकी निकलनी शुरू हो जाती है, कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने 20-21 दिन की अवस्था पर पहला पानी नहीं लगाया, इसका मतलब ये होगा कि क्राउन रूट इनिशिएशन पर पानी नहीं देने से आपकी जो टिलरिंग है खेत में वो प्रभावित हो जाएगी। इसके पश्चात आप 20-20 दिन के अंतराल पर, जैसे आपका टिलरिंग की अवस्था है, जॉइंटिंग अवस्था है, 20-22 दिन के बाद फ्लावरिंग अवस्था है, फ्लावरिंग आने के बाद उसमें जो दाने पड़ जाते हैं उसमें दूधिया अवस्था आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि जब पहली सिंचाई आप 20-21 दिन पर लगाते हैं, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको एक मोटा एक फार्मूला बता दिया है कि उसके 20-20 दिन के बाद में आखिर में आकर के उसमें 4-5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ इसमें एक और सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें पानी को इस प्रकार से लगाएं कि उसमें पानी खड़ा ना रहे। अगर पानी उसमें खड़ा रह जाता है या कहीं पर स्टेग्नेशन हो जाता है पानी का, तो उससे पौधे जो हैं वो मरने की संभावना हो जाती है और नुकसान होता है। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई करते हैं, लेकिन जब वह गेहूं के बीज के अंकुरण के उपरांत फसल में पहली सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के कुछ दिन बाद फसल की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, जिसका प्रमुख कारण है
धान के खेत में एक निश्चित गहराई पर एक मोटी परत का बन जाना, जिससे सिंचाई जल भूमि की निश्चित सतह तक नहीं पहुंच पाता है और खेत में जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण हमारी फसल में काफी क्षति हो जाती है। तो उसके लिए जल निकास करने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे खेत जहाँ पर आप लंबे समय से गेहूं और धान की खेती करते चले आ रहे हैं, या कुछ किसान भाई क्या है कि रोटावेटर का ही खाली प्रयोग करते हैं, गहरी जुताई नहीं करते हैं, वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा आती है। तो इसलिए उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसको गहरी जुताई करें। और यदि संभव हो सके तो उसके लिए सब सॉइलर एक मशीन हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है, उस सब सॉइलर का प्रयोग करके उस ज़मीन को थोड़ा सा नीचे तक गहरी जुताई करके और खेत को तैयार करने के बाद यदि आप गेहूँ लगाएंगे तो उससे गेहूँ की जो जड़ें हैं उससे अच्छी गहराई तक जाती हैं और उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि वह अपनी गेहूं की फसल को कितनी सिंचाइयां उपलब्ध करा सकते हैं। अगर उनके पास कम पानी की उपलब्धता है तो उन्हें सिंचाई जल के पूर्ण उपयोग और फसल के अधिक उत्पादन हेतु सिंचाई के समय का निर्धारण करना चाहिए। गेहूं बोने के 20-21 दिन के बाद उसको आप एक सिंचाई दे दें, उसको क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। और यदि आपके पास 2 सिंचाई का पानी है तो उसमें पहली सिंचाई आप जो CRI स्टेज पे मैंने आपको बताई है उस पर लगा दें, और दूसरी सिंचाई जो है वो आपका फूल आने के समय पर लगा दें। यदि आपके पास 3 सिंचाइयाँ हैं तो उसमें जो आपका पहली सिंचाई आप लगा देंगे टिल्डिंग अवस्था पर CRI स्टेज में 20-21 दिन के पश्चात, और दूसरी सिंचाई आप करेंगे फूल आने की अवस्था पर, और तीसरी अवस्था पर है आपका जब आप में जो गेहूँ के दाने हैं वो दूधिया हो जाते हैं, अर्थात उनमें पूर्ण रूप से वो खाद्य पदार्थ नहीं आ पाता है और दूधिया रहते हैं, अर्थात उनमें दूध रहता है। तो उस समय पर अगर आप सिंचाई दे देंगे तो उससे आपके जो दाने हैं वो सुडौल होंगे और उससे अच्छी आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मटर की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अक्टूबर माह में बोई गई मटर की फसल में इस समय पुष्पन और फलियां बन रही हैं और इस अवस्था पर फसल पर कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल के उत्पादन पर विपरीत असर डालते हैं। तो अगर आपने भी मटर की फसल लगा रखी है तो कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको मटर की फसल की सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। तो इस समय अपनी फसल फली अवस्था पर भी है, बढ़वार की अवस्था पर है। मटर की फसल में इस अवस्था पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है और इन्हीं में से एक है चने की इल्ली। ये कीट शुरुआत में पत्ती को खुरच कर खाती है और इसके बाद फली बनने पर फली में छेद कर उसके दाने को खाती रहती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता तो प्रभावित होती है, साथ ही उपज में गिरावट भी देखी जाती है। यह एक ऐसा कीट होता है जो फसलों पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसका नियंत्रण करना, इसकी रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें आप कई प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें से आप किनोलफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसमें रहेगी 1.5 से 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है तो इसमें आप इंडॉक्सीकार्ब जैसे कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मटर की फसल इस समय पुष्पन अवस्था पर है। ऐसे में ठंड बढ़ने पर फसल में माहू कीट की समस्या भी देखी जाती है, जो कि कोमल टहनियों और पत्तियों का रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं पर अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो माहू की भी समस्या आती है, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नामक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं और मात्रा रहती है इसकी 0.3 ml प्रति लीटर के मान से, या 15 लीटर के पंप में 5 ml दवा का मिलाकर आपको प्रयोग करना है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जिसे आप भभूतिया रोग के नाम से जानते हैं, इस रोग के कारण पत्तियों पर सफेद पाउडर जम जाता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं।
या यूं कहें कि अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। पुष्पन और फली अवस्था पर इस रोग के प्रकोप होने पर उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, आप घुलनशील सल्फर बाजार में मिलती है, घुलनशील गंधक के नाम से आती है। इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी मटर की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आम के नए और 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले फल वृक्षों में आवश्यक प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर आपने आम के नए पौधे रोपित किए हैं या बड़े क्षेत्रफल पर फलत वाले बाग हैं, तो इन बागों में इस समय कुछ प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिससे नए पौधे की बढ़वार ठीक ढंग से हो और फलत वाले बागों में आगामी महीनों में अधिक बौर और फल आए। इस विषय पर अपने अनुभव बता रहे हैं टोली सहारनपुर के सफल किसान संत कुमार। आज हर वर्ष लगभग 10-20 बीघा नया बगीचा लगाता हूँ, आम का नया बगीचा लगाता हूँ। और जिसमें जो है आजकल सर्दी के मौसम में जो है, जैसा हमारा पहाड़ी क्षेत्र से जो है सटा हुआ क्षेत्र है, इसमें पाले का प्रकोप अधिक होता है। तो उसके लिए जो है प्रबंधन के लिए मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। 6 महीने से जो लगभग 1.5-2 साल तक के जो पौधे हैं, अगर उनको पाले से हम प्रबंधन नहीं करते तो पाले में जो है उनकी कोशिका सिकुड़ कर जो है पेड़ का सूखने का खतरा बन जाता है। तो उसके लिए जो है हम उसके पेड़ के पहले तने में पुराल बांधें और उसके बाद जो है जो हमारी पेड़ की जो माहे वगैरह से जो पीड़ित कोशिका है, शाखा है, उसको कटिंग कर दें, क्योंकि उसमें जो है आगे कुंडराहट वगैरह पैदा होकर के पेड़ की बढ़वार पर उसका बहुत गलत असर पड़ता है। क्योंकि इससे जो है पाले से जो है पेड़ का जो है प्रबंधन हो जाएगा और पेड़ में टेम्परेचर पुराल और गट्टी दोनों से अच्छे तरीके से बना रहेगा और हमारा पेड़ तंदुरुस्त रहेगा। और जैसे कि हमने इसमें 2 छेद किए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो एक तो सूरज किरणें और हवा की क्रॉसिंग और इसमें गैस वैस नहीं बनेगी, हमारा पेड़ पर कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो हमने नीचे इसके तने पर जो पुराल बांध दी है, जो लगभग 1.5-2 फुट की पुराल ये बांधी हुई है, इससे जो है पेड़ को एक तो टेम्परेचर पूरा मिलता रहेगा और एक पेड़ की कोशिका जो है वे फटने की, सर्दी में फटने की नहीं। जब पाला पड़ना बंद हो जाता है लगभग 15, 20 या 25 मार्च के करीब, उस टाइम इसको पुराल को खोलकर एक तरफ फेंक दें। और इसमें जैसा बीज का जो सिस्टम है, इसमें जो है दिसंबर और 15 दिसंबर जनवरी के बीच में थोड़ा थोड़ा यूरिया और डाई पोटास या हम जो है सड़ी गोबर की खाद भी पेड़ में मिला सकते हैं। छोटे पेड़ में जो 1 साल की उम्र से ऊपर होता है उसी में खाद डालें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मेरे पास लगभग 110-20 बीघा के मतलब जो है बगीचा मेरे पास आम का तैयार है, जिनकी उम्र जो है 22 साल और जो है 50 साल तक के पौधे मेरे बगीचे में उपलब्ध हैं। तो जैसा आजकल का महीना चल रहा है, उसमें सबसे पहला तो विषय ये है कि पेड़ से पेड़ की जो दूरी है, जो बड़े पेड़ की छतरी है, उसमें 2 मीटर या 1.5 मीटर का लगभग फासला होना चाहिए पौधे से पौधे का। शाखा जो है आपस में एक दूसरे टचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर टचिंग हो रही है तो एक तो फल कम आता है और पेड़ का जो प्रति पेड़ का उत्पादन अक्षमता कम हो जाती है। फिर हम बीच की जो ब्रांच होती है, पेड़ की मेन ब्रांच, उसको जो है आरी से काट करके तिरछी कटिंग करके जो है उसमें सूर्य की किरणें का, जिससे प्रकाश का जो है सही आवागमन हो जाए, तो या फिर हम बीच की शाखा काटते हैं। उसका लाभ एक तो यही है कि ये शाखाएं हम अगर हर साल थोड़ी थोड़ी काटते रहेंगे तो हमारा पेड़ एक तो आंधी रोधी हो जाएगा, इससे फल कम टूटेंगे। हाँ, जैसा आंधी या लू चलती है तेज तूफान वगैरह में। और एक जो है पेड़ का जो हम फल की तोड़ाई करते हैं, उसमें जो है हमारा
बहुत आराम से पेड़ के फल टूट जाएंगे। और तीसरा ये है कि हमारे जो है पेड़ हर साल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है अपने आप ही अधिक पतयन हो जाएगा और उसमें नए जो है मोड़ चल करके जो है नई पत्ती और शाखाएं निकल जाएंगी। तो पेड़ का उत्पादन लगभग 40% अपने आप बढ़ जाएगा। और जैसे हम बीज की शाखा कटिंग करते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये भी, जैसे इसमें मैंगो हॉपर ये अंधेरे में ठंडक में जो है सही अपना वो छुप कर रहते हैं। तो और फफूंदी फंगस वगैरह जो है बीमारियां का वो ज़्यादा वो होता है। तो अगर धूप की क्रॉसिंग आर पार होएगी और हवा आएगी तो पेड़ में इन चीज़ों की शिकायत कम हो जाएगी। कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का जो समय है जिसमें पेड़ बिल्कुल सुस्त अवस्था में होता है, उसी अवस्था में ऐसी कटिंग करें और इस पर जो है COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और गाया गोबर और कली चूना इसका लेप जरूर कर दें और आरी से इस कटिंग को तिरछी करें। और जो बड़े पौधे हैं जो इसमें डाई बैक या ततैया रोग से जो पीड़ित ब्रांच हैं या सूखी ब्रांच है हमारी, तो उन ब्रांचों को भी इसी महीने में हम कटिंग करके जो है इसको फफूंदीनाशक COC का लेप जरूर लगाएं। जो खाद का टाइम भी एक तो सितंबर तक है, अगस्त सितंबर के बीच का जब फल तुड़ाई की हमने तो उसमें जो है हम एक डोज तो जो अगस्त सितंबर के बीच में फल टूटने के बाद देते हैं, तो उसमें 850 ग्राम DAP और 550 ग्राम यूरिया और 850 ग्राम पोटास प्रति 10 वर्ष से ऊपर के पेड़ को देते हैं। और 1 क्विंटल कंपोस्ट हम दूसरे वर्ष एक पौधे को देते हैं, 1 वर्ष छोड़ देते हैं बीच में। जैसा कि हमने अगस्त सितंबर में खाद दे दिया है एक बार पौधे, उसके बाद जो है फिर हम जैसा 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का टाइम आता है, उसी पौधे में दोबारा फिर इतनी डोज जो है उसमें देते हैं रासायनिक खाद की। तो ये डोज जो है 2 बार हम पूरे उसमें जो है वर्ष में 2 बार डोज पौधे को देते हैं। तरीका जो है इसमें रिम बना करके चारों तरफ लगभग जैसा पौधा छोटा है तो उसका आयतन थोड़ा कम हो जाता है, बड़ा पौधा जो है उसका लगभग 3 फीट के करीब चारों तरफ परिधि बना करके हम तने से और उसमें जो है रिम बना करके फिर हम खाद को डालते हैं। 5 इंच का गहराई का रिम बना है पेड़ के चारों तरफ, तो हमने रासायनिक खाद जैसे डाई पोटास यूरिया उसको आपस में मिला करके चारों तरफ उसमें रिम में जो है डाल करके फिर बाद में ढकते हैं। और इसमें सिंचाई का जो मैं खास तौर से अपना अनुभव किया है, इसमें अक्टूबर से लेकर के 25 दिसंबर तक बगीचे में कोई पानी नहीं आना चाहिए, वरना जो है बगीचे में जो अधिक मोल चलने से इसके फ्रूट बनने बहुत गलत असर पड़ता है। इसलिए 25 दिसंबर के लगभग ही बगीचे में पानी दें। अगर नमी का जहाँ तक सवाल आता है, नमी का सवाल के लिए हम जो है इसकी जुताई करके जो है अक्टूबर में और मैडे से जो है दबा देते हैं मिट्टी को, जिससे नमी का संरक्षण जो का तो बना रहता है। और जैसे कि सूक्ष्म तत्व है, जैसे कि हमारा पेड़ को नीला थोत्ता और सुहागा देने का सवाल है, ये भी मैं 1 वर्ष छोड़ के देता हूँ। इसमें जो है एक चीज़ की सावधानी रखता हूँ, जैसे कि रासायनिक खाद मैंने आपको बताया है, अगर मैंने उसको जो है बरसात में डाल दिया अगस्त सितंबर में, तो उस टाइम रासायनिक खाद को छोड़ करके नीला थोत्ता सुहागा और जिंक 250-250 ग्राम एक चीज़ की डोज से प्रति पेड़ के हिसाब से देता हूँ। नहीं वैसे रिम बना करके देता हूँ इसको। और ये जैसा लीला थोत्तर सुहागा मैंने बताया जिंक, इसको 1 साल छोड़ करके तीसरे साल ही लगाना चाहिए और इसको खाली लगाना चाहिए। इसके साथ कोई कीट मतलब ये जो है रासायनिक खाद इसके साथ ना मिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गोरखपुर के सत्यम प्रसाद ने। आपने प्याज की फसल में कीट और बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मौसम में कोहरा और पाले का प्रकोप ज़्यादा है, जिसके कारण से ठंड बढ़ गई है और धूप नहीं निकल रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारी प्याज की फसल में विभिन्न तरह के रोग व कीड़ों का अधिक ही प्रकोप होता है, जिसका समय से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। और समय से प्रबंधन करने में ये आवश्यक है कि जो मुख्य रोग व कीड़े हैं उनके लिए जो
कारगर उपाय हैं उनको समय से किया जाए। इन समस्याओं में से सबसे प्रमुख जो समस्या है प्याज में वो बैंगनी धब्बा रोग या दूसरा उसी तरह की अल्टरनेरिया झुलसा रोग, ये दोनों अलग अलग फफूंदी के कारण से बीमारी होती है। जो बैंगनी धब्बा रोग होता है उसमें पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जिनके बीच में अंदर बैंगनी रंग का रंग प्रतीत होता है, जबकि अल्टरनेरिया झुलसा में भूरे रंग का धब्बे बनते हैं और ये भूरे रंग के धब्बे कभी कभार गोल संकेंद्रित या कभी कभार लाइन में भी दिखाई देते हैं। इस तरह की बीमारी से पत्तियों का हरापन खत्म हो जाता है और बीमारी के ज़्यादा प्रकोप होने पर पूरी पत्तियां झुलसी जैसी महसूस होती हैं। इस तरह के समस्या से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम फफूंदी नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें और उन फफूंदी नाशकों में सबसे महत्वपूर्ण है एक मैंकोजेब। इसकी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम के मिश्रण भी आते हैं, कई नाम से आते हैं, उनका भी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और ध्यान ये रखना चाहिए कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम कोई चिपकने वाली पदार्थ जरूर मिला लें। इस तरह से आप झुलसा और ये बैंगनी धब्बा रोग को प्याज में रोक सकते हैं। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण से भी पत्तियों का हरापन खत्म हो जाता है और पत्तियां बीच से मुड़कर या टूटकर गिर जाती हैं, जिससे फसल का नुकसान होता है और कंद अच्छे ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह की बीमारी को यदि रोकना है तो इस तरह की बीमारी को रोकने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो ये प्याज की ये समस्या से निदान हो जाएगा। तीसरी जो सबसे प्रमुख समस्या आती है थ्रिप्स की, लहसुन हो या प्याज हो, जो थ्रिप्स होता है वो पत्तियों का रस चूस लेता है। जब पत्तियों का रस चूस लेता है तो पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। पत्तियां जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो उस तरह के पौधों पर कंद बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं और अंततः उपज हमारी प्रभावित होती है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। इस तरह के कीट से अगर बचाव करना है तो कई तरह के उपाय हैं, जैसे नीम तेल है, 0.3% वाले नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, अथवा रोगार या मेटासिस्टाक्स की 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव किया जाए तो इस तरह के कीड़ों से बचाव हो जाता है। इस तरीके से यदि हम अपने लहसुन या प्याज में समय से फसल सुरक्षा के उपाय अपनाएंगे तो एक किसान भाइयों के लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है आगरा के नंदलाल यादव ने, आपने मुर्गियों में चेचक रोग के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। एक ऐसा रोग है खासतौर से कुक्कुटों में जो कि इसी मौसम में होता है और इस मौसम में यदि हम रोगों से बचाव कर लें तो हम काफ़ी आर्थिक लाभ ले सकते हैं और जो हमारा दवाइयों पे और बचाव में खर्चा हो रहा है वो हम बचा सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख रोग है फाउल पॉक्स। तो ये जो है चेचक रोग जिसको कहते हैं कुक्कुटों में, और इसको कई बार चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि विषाणुओं से होती है। तो ये जो रोग है ये वैसे तो कम आयु वाले कुक्कुटों में होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन ये बड़े वयस्कों में भी हो सकता है। अब आती है बात कि ये कितने रूपों में होता है। तो ये इसके कई 3 रूप है। एक होता है चर्म रूप जिसको हम कहते हैं कुटेनियस फॉर्म, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी है डिप्थेरिक फॉर्म। तो जो डिप्थेरिक फॉर्म है ये नाक और ये सांस के उसमें गले में पाई जाती है। तीसरी है नेत्र या मुख वाली फॉर्म जिसमें खासतौर से नाक भी इन्वॉल्व होती है। तो 3 फॉर्म पाई जाती हैं। तो पहली जो फॉर्म हम बात करें लक्षणों की, तो पहली जो फॉर्म है वो है चर्म रोग की फॉर्म। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है और खास तौर से जिसको हम कहते हैं ना कि चेचक हो गई, तो हम भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा त्वचा में होगी ये। तो जो त्वचा वाली जो फॉर्म है इसमें क्या होता है, जो रूप है इसमें सबसे पहले हल्के हल्के से कहीं कहीं खासतौर से जो दाने निकल जाते हैं, जो कि चेहरे पे भी हो सकते हैं और गुदा के पास हो जाते हैं, पेट में हो सकते हैं। तो जो दाने हैं, ये जो दाने हैं हल्के पहले धब्बे जैसे होते हैं, बहुत हल्के से लाल रंग के धब्बे जैसे उभरेंगे। तो जब ये धब्बे उभरेंगे तो उसके बाद जो धब्बे हैं ये थोड़े से दाना का रूप लेने लगते हैं। तब उसमें जो है खासतौर जब दाने लेने लगते हैं तब उसमें हल्का सा ज्वर आने लगता है।
जब ज्वर आने लगता है तो क्या होगा, उसको कुक्कुट को दिक्कत होगी, मुर्गियों को दिक्कत होगी, तो आहार खाना छोड़ देंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब दाने जैसे उभरे तो उन्होंने आहार खाना छोड़ दिया, तो वो झुंड से अलग हो जाएंगी, एक अलग फ्लॉक सी बना लेती हैं, सुस्त रहेंगी, आहार कम कर देंगी। उसके बाद ये जो दाने हैं ये आपस में मिलने लगते हैं, और कई बार ये दाने से भी पहले, कई बार मिलने से भी पहले, कई बार इसमें फफोले से भी पड़ने लगते हैं। तो किसी किसी जगह ये फफोले पड़ने लगेंगे, तो ये फफोले जब पड़ते तो कई बार इसके फटने का भी डर रहता है। नहीं तो ये जो फफोले हैं ये मिल करके एक मस्सा जैसा बना देंगे, तो कई सारे मस्से मस्से उभरे उभरे से दिखाई देते हैं। बड़ी वयस्कों में है तो बिल्कुल अंडा देना बंद कर देती हैं मुर्गियां। अब तक तो थोड़ा बहुत जो दे रही थी अब बिल्कुल बंद कर देंगी, और आहार बिल्कुल छोड़ देती हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं। कई बार तो ये गिर भी पड़ती हैं, बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगी। अब क्या होता है, कई बार इस समय भी हमने इसकी रोकथाम नहीं करी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो इसमें मवाद पड़ने लगता है, पस आने लगता है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि और यहाँ से रोग भी फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मवाद है, एक से छूत का रोग है, घातक रोग है, तो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलता भी है, तो तेज ज्वर भी होता है। तीसरा जो फॉर्म है वो आता है जो नेजल फॉर्म या गले के ऊपर, आंख में खास तौर से। तो नेत्र वाला जो है उसमें क्या होता है, आंख में वही दाने और वो समझ आता है, और आंख में बिल्कुल मवाद सा हो जाता है, गंदा पानी गिरने लगता है, गंदा गंदा स्राव होने लगता है, साथ साथ जो मुर्गियां हैं वो अंधी तक हो जाती हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अब इसका बचाव या हम इसका उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसका जो है 6 से 8 सप्ताह में इसका एक टीका लगवा दें, और ये टीका जो है यदि हम लगाने के बाद वो हमेशा उसमें रोग से लड़ने की क्षमता रहती है, तो जिससे मुर्गियां हमेशा बची रहेंगी, तो जिससे ये रोग आगे नहीं फैलेगा। अब आती है, जैसे मैंने बताया, बहुत छूत का रोग है, और कैसे बचाएं। यदि ये फैल रहा है तो बिल्कुल अलग कर दें उन चूजों को, और उन मुर्गियों को स्वस्थ उनसे, और साथ साथ वहाँ चूना डालें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और नमी ना होने दे। जैसे मैंने बताया जाड़ों में ये रोग फैलता है, मौसम भी जाड़े का है, तो ऐसे में जिन्होंने मुर्गी पाल रखी है तो सफाइयों का, ठंड से बचाव का विशेष ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि वही बात की उम्र जो है उसका ध्यान रखें कि एक एज ग्रुप की, एक जो छोटे चूजे हैं उनको एक साथ, उससे जो बड़ी उम्र के हैं उनको एक साथ अलग अलग रखें, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें साफ ताजा पानी दें, और जो आहार है उसको भी इन्फेक्शन एक उसमें ना फैले, इसलिए आहार भी ध्यान रखें कि जो उचित मात्रा में साफ सुथरा हो, नमी युक्त ना हो, फंगस युक्त ना हो, ताजा आहार दें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatta.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में आयोजित गोष्ठी पर विशेष अंश। आलू की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर तकनीकी जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।